दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य जो दक्षिण का है, तमिलनाडु, उसके साथ इस वक्त केंद्र की रसाकशी बहुत तेज हो गई है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार और तमिलनाडु दोनों के बीच जो झगड़ा है, जो विवाद है, वह इतना तीखा बनता जा रहा है कि किसी को अंदाज नहीं है, न तो केंद्र में बैठे नेताओं को, न तमिलनाडु में बैठे के नेताओं को, न देश के मीडिया को, न तो बड़े पॉलिटिकल कमेंटेटर्स को, कि ये जो रसाकसी है उसका नतीजा क्या निकलेगा, कौन गिरेगा और कौन जीतेगा। सवाल इस बात का नहीं है, देश का क्या होगा। मान लीजिए केंद्र जीत गया और रस्साकसी जो होती है, हम लोग बचपन में बहुत सारा इस तरह का गेम खेलते थे बच्चे आपस में, अभी भी बड़े भी खेलते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर सरकारें रस्साकसी करने लगें, अगर वही खेल खेलने लगें, तो फिर क्या होगा। तो ये जो रस्साकसी का खेल है केंद्र में और तमिलनाडु में, वो देश के लिए हितकर नहीं है, समाज के लिए और पूरे के पूरी जो हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, विशाल आबादी का ये मुल्क है, उसके लिए भी अच्छा नहीं है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो रस्साकसी है वो पिछले काफ़ी समय से चल रही है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो भाषा का भी सवाल खड़ा हो गया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सीधे बताना चाहूं कि ये दो तीन बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर आपस में खींचतान दोनों में चल रही है, यानी केंद्र में और राज्य के बीच। सिर्फ भाषा का सवाल नहीं है, भाषा का सवाल अहम बन गया है, इमोशनल चूंकि कार्ड है, लेकिन दरअसल इसके भी पीछे राजनीति है। पूरी की पूरी रस्साकसी ये सियासी है, राजनीतिक है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में हर कीमत पर अपना वजूद जमाना चाहती है। उसको लगता है कि उत्तर में वो मजबूत है, मध्य में वो मजबूत है, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में भी अभी वो काफ़ी मजबूत हो चुकी है, बिहार में चुनाव होने वाला है, वहाँ भी स्थितियाँ मजबूत उसके लिए दिखाई दे रही हैं। तो अब बचता क्या है? बचता दक्षिण भारत है। तो अब अगले जो चुनाव हो रहे हैं बिहार के बाद, उसमें तमिलनाडु का भी नंबर आता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि ऐसे प्रदेश में जहां एक समय वो शून्य थी, अब उसका 10-11% से ऊपर, 10-11% से कुछ ऊपर उसको वोट मिल रहा है। तो क्यों न तमिलनाडु में वो ऐसी स्थिति करे कि भले उसकी सरकार बने न बने, लेकिन पूरे स्टेट में ऐसी स्थिति वो पैदा कर दे कि सरकार बनाने में उसके सहयोग की आकांक्षा या जरूरत महसूस करने वाले जो तमिल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो द्रविड़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो मोहताज हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी इस तरह से सत्ता के खेल में शामिल हो जाए। अभी वो सत्ता के खेल में शामिल नहीं है, लेकिन उसकी हर चंद कोशिश है कि तमिलनाडु में जो द्रविड़, जो एक प्राइड है, जो द्रविड़ प्राइड और द्रविड़ जो आधिपत्य है, उसको खत्म करके और हिंदुत्व की जो राजनीति है, हिंदुत्व का जो ध्वज है, उसको फहराया जाए। ये कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का ये एक मकसद या एक लक्ष्य दिखाई देता है। और इसीलिए दोस्तों, जितने भी बड़े नेता हैं वो एक सुर में बोलते हैं, और गवर्नर जो हैं, वहाँ के राज्यपाल जो तमिलनाडु के हैं, वह तो बिल्कुल वही भाषा बोलते हैं जो बीजेपी आरएसएस के लोग बोलते हैं। आर.एन. रवि साहब जो राज्यपाल हैं, उन्होंने तमिलनाडु की इलेक्टेड गवर्नमेंट के पैरेलल ऐसी पावर बन गए हैं केंद्र के सपोर्ट से कि वह तो तमिलनाडु विधानसभा में जो उनका लिखित बयान है वो उसको भी ठीक से नहीं पढ़ते, कई बार अपनी बात जोड़ देते हैं और कई बार ऐसी बातें कह देते हैं जो तमिल हिस्ट्री के लिए बिल्कुल अटपटी हैं। लेकिन दोनों के बीच में लगातार विवाद चल रहा है। न तो सरकार पीछे हटती है, न गवर्नर पीछे हटते हैं। कभी कभी जब केंद्र कहता है तो गवर्नर पीछे हट जाते हैं, लेकिन तमिलनाडु सरकार अपनी पोजीशन से पीछे कभी नहीं हटती। न्यायिक जरिए से तमिलनाडु सरकार के जो संचालक हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको पछाड़ने की, उनको डिमोरलाइज करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वहाँ भी वो नहीं कर सकी केंद्र की सरकार या बीजेपी।
और सनातन शब्द को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, और उदयनिधि मारन जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, एम के स्टालिन के बेटे हैं, उनको काफ़ी घेरने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ भी कामयाब ना हो सकी बीजेपी, और वो टिके रहे अपनी पोजीशन पर। तो ये बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज की तारीख में जो दो बहुत बड़े कारण पैदा हो गए हैं, इसके अलावा कि ये जो चल रहा है, जो राजनीतिक जो खींचतान, उसमें एक तो भाषा का सवाल है, और भाषा के सवाल के साथ ही दोस्तों, जो केंद्र राज्य रिश्तों में खासकर जो आर्थिक जो मामले हैं, वो दूसरा पहलू वो है। 5,000 करोड़ रुपया बताया जाता है कि केंद्र सरकार ने रिलीज नहीं किया है, जो कि तमिलनाडु को मिलना चाहिए था। इसमें बड़ा हिस्सा स्कूली छात्रों के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाना था। तो इसको लेकर भी काफ़ी विवाद है। लेकिन हम पहले भाषा पे आते हैं। दोस्तों, जो केंद्र की सरकार है और उसके जो मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपको हर हालत में त्रिभाषा फार्मूला लागू करना पड़ेगा। त्रिभाषा फार्मूला का मतलब 3 भाषा आपको पढ़ानी पड़ेगी। कौन कौन भाई? तो वो कहते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी या तमिल, आप जो चाहे वो पढ़ाइए, लेकिन आप हिंदी को हटा नहीं सकते क्योंकि राजभाषा है। तमिलनाडु का कहना है कि ये बिल्कुल हरगिज अनिवार्य नहीं की जा सकती है। वो कहते हैं केंद्र के लोग कि एनईपी में यही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यही है, और आपको माननी पड़ेगी। ये बात नहीं मानेंगे तो हम फंड रोक देंगे। वो ये कहते हैं तमिलनाडु के लोग कि इस पर तो कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता। हम तो 1930 से इस पर कंप्रोमाइज नहीं किए। हम तो लगातार हिंदी के वर्चस्व को, हिंदी के थोपे जाने को, हमने उसका हमेशा विरोध किया। हम इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो हिंदी को थोपा नहीं जाना चाहिए। पहले लोग हिंदी, तमिलनाडु में हिंदी के बारे में बहुत ज़्यादा कटु थे, बहुत ज़्यादा मुखर थे विरोध में। लेकिन आज तमिलनाडु में वो स्थिति नहीं है, उसमें भी बदलाव आया है। तमिलनाडु के नेता आज, चाहे वो कनिमोझी हो, चाहे स्टालिन हो चीफ मिनिस्टर, सब लोग कह रहे हैं कि दे आर नॉट अगेंस्ट हिंदी। अगर तमिलनाडु में कोई हिंदी सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, स्वेच्छा से वो पढ़ सकता है। लेकिन अगर केंद्र कहता है कि हम आपको हिंदी पढ़ने के लिए मजबूर कर देंगे, अनिवार्य कर देंगे, तो वो हम हरगिज नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि यह द्रविड़ न सिर्फ प्राइड का सवाल है, बल्कि यह अवैज्ञानिक है। अवैज्ञानिक क्यों है? उनका कहना है कि भाई हमारे यहां अंग्रेजी और तमिल से काम चल जाता है, हम क्यों हिंदी को जरूरी करें? हम भाषा का बोझ बच्चों पर क्यों डालें? अगर कोई दूसरी भाषा पढ़ना चाहता है, वो तेलुगु पढ़ना चाहता है, मलयालम पढ़ना चाहता है, वो पढ़े। दिक्कत क्या इस बात की है? लेकिन हिंदी को अनिवार्य आप नहीं बना सकते। तो इस पर केंद्र का कहना है कि वो आपको करना पड़ेगा। 1930 दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। उस वक्त राजगोपालाचारी साहब, कांग्रेस के, महात्मा गांधी के अभिन्न जो मित्र या सहयोगी या उनके समर्थक थे, वो उस समय वहाँ पर जो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान सरकार बनी थी, उस समय हिंदी को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई और लोगों ने उसका प्रतिकार किया। इतना ज़बरदस्त विरोध हुआ, भाषा आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि 1937 से 39 के बीच में, बल्कि 40 तक वो चला, और उसमें अनेक लोग मतलब घायल हुए, अनेक लोग जेल गए, और 2 युवा जो शहीद हुए थे, मुझे वो शहादत मानते हैं कि वो शहादत उनकी है, वो शहीद कहते हैं। उनके जो नाम थे तेलमत्तुर नाडार और दूसरे नटराजन। आज भी जो चेन्नई की मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बिल्डिंग है, उसका जो नामकरण है उन्हीं लोगों के नाम पर है, तेलमत्तु नटराजन। ये उस बिल्डिंग का नाम है जो चेन्नई में आज भी खड़ी है। ये 1939 के शहीद हैं। वो मानते हैं शहीद का दर्जा देता है वहाँ का समाज उनको। ये भाषा आंदोलन में पुलिस द्वारा पकड़े गए थे और पुलिस कस्टडी में इनकी मौत हो गई थी। तो आप कल्पना कर सकते हैं ये कितना इमोशनल और कितना नाजुक मसला है, जिसको केंद्र जो है, मैं समझता हूँ कि नहीं छेड़ना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय जब वो प्रधानमंत्री थे, तब भी एक बार छेड़ा गया था, और उस समय बहुत हालात ख़राब हो गए थे, बल्कि उसके पहले ही छेड़ा गया था। उसमें लाल बहादुर शास्त्री ने
कंप्रोमाइज़ किया और उन्होंने एक नया फार्मूला दिया जिसको बाद में लागू किया गया। तो दोस्तों 1939, 38, 39 में बहुत बुरा हाल हुआ। 1963 में फिर एंटी हिंदी एजिटेशन खड़ा हुआ और मैं आपको बताऊं कि उस वक्त अन्नादुरई साहब बड़े नेता थे और जो पहला जो आंदोलन चला था उस समय पेरियार स्वयं थे बहुत बड़े नेता। तो उसमें भी बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए गए थे, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए, जिसको आंदोलनकारी शहीद कहते हैं। और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। और हम सब जानते हैं बाद के दिनों में दोस्तों, जब भी आंदोलन हुए हैं कोई ना कोई सरकार को, केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। एक जमाना था जब राजभाषा के रूप में केवल हिंदी को माना जाता था, लेकिन बाद में करेक्शन किया गया अध्यादेश निकालकर और अंग्रेजी को एसोसिएट राजभाषा के रूप में मान्यता मिली, ताकि कम से कम तमिलनाडु के लोगों को समझाया जा सके, उनको खुश किया जा सके, उनको संतुष्ट किया जा सके। तो आज की तारीख में मैं दोस्तों, अगर भाषा के सवाल पर यह झगड़ा बढ़ता है तमिलनाडु में, तो ये समूचा दक्षिण भारत उससे प्रभावित होगा। और समूचे दक्षिण भारत से प्रभावित होने का मतलब है कि भारत उत्तर और दक्षिण में एक वैचारिक स्तर पर और विभाजित हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये किसी के हक में नहीं है, ये देश के हक में नहीं है, ये केंद्र सरकार के हक में नहीं है, ये बीजेपी के हक में नहीं है, ये डीएमके के हित में नहीं है, ये तमिलनाडु के हित में नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि भाषा के प्रश्न को इस कदर खतरनाक मंजर तक नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। आपस में संवाद करके सुलह किया जाना चाहिए और किसी भी भाषा को किसी भी क्षेत्र के लोगों पर जबरदस्ती आप लाद नहीं सकते इस नाम पर कि वो राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है। पहली चीज तो अपने देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा है और ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज अगर लोग नहीं कहीं चाहते कि उनके स्टेट में तमिल ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो लेट इट बी देयर। वो तो सारा काम वहाँ तमिलनाडु में तमिल में होता है। आप क्यों जबरदस्ती लादना चाहते हैं कि नहीं हिंदी ही होगी? वो अंग्रेजी भी उनके यहाँ है। तो ये मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किसी भी राज्य पर, किसी भी क्षेत्र पर, किसी भी एक भाषा को जबरन थोपा नहीं जाना चाहिए जब तक कंसेंसस न बने, जब तक वहाँ के लोगों में आपस में परस्पर सहमति न बन जाए। आप स्वेच्छा पढ़ाइए, जो हिंदी पढ़ना चाहता है उसको तमिलनाडु की सरकार न तमिलनाडु के लोग कोई रोकना नहीं चाहता है। भाई इस देश में तो छोड़िए, अफगानिस्तान में भी लोग फिल्मी गाने गाते हैं हिंदी के, कौन रोकता है उनको? तालिबान ने रोका कभी? किसी और ने रोका कभी? कोई रोक नहीं सकता। अगर जनता की जुबान पर हिंदी जाएगी, अच्छे गाने जाएंगे तो कोई नहीं रोकेगा। अच्छे विचार आपके आएंगे कि इतिहास पर अच्छी किताबें लिखेंगे, आप भी ऐसी ऐसी किताबें लिखेंगे कि लोग कहेंगे कि ये किताब तो हिंदी में ही मिलती है, तो उसका ट्रांसलेशन होगा। लेकिन सच ये है कि आज की तारीख में इतिहास हो, भूगोल हो, समाजशास्त्र हो, साइंस हो, कंप्यूटर साइंस हो, सब में अच्छी किताबें जो हैं अंग्रेजी में हैं, सब में। और हिंदी कुल मिलाकर अनुवाद की भाषा बना दी गई है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। हिंदी में लेखक अच्छे हुए हैं, कई बड़े महान लेखक हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि हिंदी को थोपने की कोशिश तो हो रही है। हिंदी के नाम पर एक वैचारिक संकीर्णता पैदा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हिंदी को डेवलप करने की कोशिश नहीं हो रही है, ताकि हिंदी में विद्वतापूर्वक काम हो, हिंदी स्कॉलर्स को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, हिंदी में कूप मंडूक लोगों को तैयार करने में उनको ज़्यादा जगह मिल रही है। कूप मंडूक लोगों को, यानी संकीर्ण विचार वाले लोगों को ज़्यादा जगह मिले विश्वविद्यालयों में, तमाम संस्थानों में, इसकी कोशिश ज़्यादा हो रही है। तो हिंदी आगे कैसे बढ़ेगी? हिंदी कैसे आगे बढ़ेगी? ये बड़ा प्रश्न है। इस पर सोचना चाहिए सरकार को भी, हिंदी वालों को भी। और दूसरी बात जो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पॉलिटिकल बात है कि कैसे डीलिमिटेशन के नाम पर साउथ इंडिया की जो पार्लियामेंट्री सीटें हैं उनके कम होने के खतरे को देखते हुए तमिलनाडु के लोग नाराज हैं, तमिलनाडु की सरकार नाराज है, केरला नाराज है, कर्नाटक नाराज है, आंध्र नाराज है, तेलंगाना भी। इंडियन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुला दी है। देखना है कौन कौन चीफ मिनिस्टर जाता है, क्योंकि उनका कहना है कि डीलिमिटेशन के नाम पर साउथ का जो रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में है वो कम किया जाएगा अगले बार। और यह सीधा घाटा है। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वहां जाकर कहा भी, भाषण भी दिया और कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं होने जा रहा है,
साउथ की सीटें नहीं कम की जा रही हैं, जो सीटें हैं बरकरार रहेंगी। लेकिन यह साफ नहीं हुआ उनके बयान से कि नॉर्थ की जो सीटें बढ़ेंगी, यूपी की, बिहार की बढ़ेंगी, मध्य प्रदेश की बढ़ेंगी। तो अगर पॉपुलेशन के कारण ये सीटें बढ़ती हैं तो उनके प्रपोर्शन में साउथ की सीटें अगर कांस्टेंट ही रहेंगी तो घाटा तो साउथ का होगा। इस प्रश्न पर अभी तक केंद्र ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और यही कंफ्यूजन का विषय भी है। तो देखना है कि दोस्तों क्या होता है। सवाल इस बात का है कि अगर लोग साउथ के ज़्यादा शिक्षित हैं, ज़्यादा समझदार हैं, परिवार नियोजन की भावना का उन्होंने पालन किया है, अमली जामा पहनाया है, तो इसके लिए उनको दंडित क्यों किया जाए, ये सवाल उठ रहा है। और दोस्तों हमने देखा कि अभी एक मंत्री, हमारे देश के बहुत मशहूर मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने कहा कि भाषा का सवाल इसलिए उठा रहे हैं एम.के. स्टालिन साहब की वो डाइवर्ट करना चाहते हैं अपने सरकार की विफलता को और अपने सरकार में विकास का जो काम नहीं हुआ है उसके लिए, उसके कारण ये डाइवर्जन टैक्टिक्स है। लेकिन दोस्तों अगर हम आंकड़े देखते हैं अश्विनी वैष्णव जी की ही सरकार के, यानी अपने देश की केंद्र सरकार के, तो उसमें पाया यह जा रहा है कि तमिलनाडु तो बहुत ऊपर है डेवलपमेंट में। पहले नंबर पर एसडीआई का अगर आंकड़ा देखें तो उसमें टॉप 10 राज्यों में जो हैं, टॉप 12 स्टेट्स में केरल से लेकर तमिलनाडु तक हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान कहाँ है, नीचे से है। कोई 35वें नंबर पर है, कोई 37वें नंबर पर है, कोई 36वें नंबर पर है। सबसे पिछड़े जो राज्य देश के हैं वो कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, ये सब पिछड़े राज्यों में आते हैं। लेकिन अगड़े राज्यों में कौन है जिन्होंने विकास दर्ज किया है? केरल, गोवा, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, हिमाचल, सिक्किम, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये हाल है। तो अश्विनी वैष्णव जी की सरकार आंकड़े कुछ दे रही है और वो बातें कुछ कह रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में तमिलनाडु बहुत आगे है, महाराष्ट्र भी बहुत आगे है। तो ये जो डाइवर्जन की बात है वो भी गलत है। तो ले देकर दोस्तों मेरा ये कहना है कि ये रस्साकसी अच्छी नहीं है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है, समाज के लिए अच्छी नहीं है, किसी भी सरकार के लिए अच्छी नहीं है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। डायलॉग होना चाहिए, पॉलिटिक्स करनी है जरूर कीजिए, अपने संगठन की, अपने दल की, अपनी विचारधारा की ताकत जरूर बढ़ाइए, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को हैम्पर करके नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।